बच्चों, जैसा ही कोरोना का लॉकडाउन समाप्त हुआ है, मैं सतेंद्र सिंह आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भी अपने घर में अपने सभी परिवारजनों के साथ आप सुरक्षित होंगे। ठीक है, अब हम लोग आज से एक नया आगाज की शुरुआत करते हैं। मैं तो एक्सपर्ट हूँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, परंतु आपके लिए सबसे पहले किसी भी वर्तमान परीक्षा हेतु जीएस की तैयारी कैसे करना है उसके बारे में हम लोग एक नए ढंग से एक नए इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करेंगे। तो अपनी मन स्थिति को आप मजबूत करें। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे सफलता हमारे पास नहीं आएगी। एफर्ट्स विथ डिवोशनल स्टडी, विवेकानंद, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, किसका उदाहरण? एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सन जो प्रथम असफलता से नहीं घबराए, इसलिए अगर प्रथम बार असफलता मिलती भी है तो वह हमारी दूसरी सफलता होगी। अनसक्सेस इज द सेकंड सक्सेस। आप अपनी मन स्थिति बदलेंगे, परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएगी। अच्छे फल खाना है तो पेड़ के जड़ को मजबूत करना होगा। आपके जड़ को मजबूत करने के लिए मैं अपने 17 वर्षों का ऑफलाइन परीक्षाओं के अनुभव को आपके समक्ष शेयर करने के लिए आ रहा हूं। होप, एम्बिशन, पेशेंस एंड हार्ड लेबर लीड्स अ कैंडिडेट टू द क्लाइमेक्स ऑफ सक्सेस। जय हिंद। अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोगों को जीएस पढ़ना है। ठीक है ना, सतेंद्र सर के साथ कैसे जीएस पढ़ना है। मैं एक आइडिया दूंगा, प्रत्येक सप्ताह का मैं टारगेट दूंगा, फुलफिल आपको करना है। मैं क्वेश्चंस के निचोड़ को निकालकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और हमेशा हर सप्ताह में कुछ पॉइंट को मैं मेंशन करूंगा। उस पॉइंट को आधार बनाकर आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक होगा आओ जीएस पढ़े सतेंद्र सर के साथ। टारगेट इन ए वीक, एक सप्ताह का टारगेट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इकोनॉमिक बॉटनी पर। इकोनॉमिक बॉटनी में हमारे एग्जामिनेशंस में किसी भी परीक्षा में जीएस का क्वेश्चन इकोनॉमिक बॉटनी से कैसे आते हैं उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया हम लोग लेते हैं। और जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं वो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न ही है। जैसे अनानास किस प्रकार का फल है, अनानास का टाइप्स ऑफ फ्रूट पूछा जा रहा है। तो अनानास किस प्रकार का फल है, तो सोरोसिस प्रकार का। तो ये याद रहेगा तब ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। राजमा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? राजमा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो राजमा में प्रोटीन की मात्रा होती है 22.9%। इसे याद करना पड़ेगा। इसी सेक्शन में कुछ फैक्ट्स पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। क्या सत्य है? ठीक है, पहला दिया दूध कैल्शियम का स्रोत है, राइट। मूंगफली आयरन प्रदान करती है, रॉन्ग। अंकुरित दालों से फॉलिक एसिड प्राप्त होता है, राइट। हरे पत्तेदार सब्जी से विटामिन ई प्राप्त होता है, राइट। यानी आंसर में जिस आंसर में ए सी डी यानी 1 3 तथा 4 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब आते हैं आगे हम लोग। अब आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि अब आप क्या करेंगे। तो आप फलों तथा अनाजों के खाने वाले भाग का प्रकार याद करेंगे। जैसे सेब का खाने वाला भाग और उसका प्रकार नाशपाती, शरीफा, केला, संतरा, नारियल, काजू, गेहूं, खजूर, आम। इसके अलावा जो भी लगे कोई कॉमन फ्रूट या कॉमन सीरियल्स अनाज है उसे याद कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान पर। एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आए हैं और आपको क्या करना है। मैं एक एग्जांपल लिया। पहला क्वेश्चन, सौर मंडल में क्या अनुपस्थित होता था? सौर मंडल में हमारा तारा नहीं होता है। सौर मंडल सोलर सिस्टम में तारा हमारा स्टार हमारा कोई पार्ट नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? तारा। पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर तेज घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है। तो अगर हमें याद है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और इसे हमें तैयार करना है। अब इसीलिए मैंने यहां पर नोट डाउन किया कि इसलिए आप याद रखें पृथ्वी, सभी ग्रह, कॉमेट्स यानी पुच्छल तारा, उल्का एस्ट्रॉयड का जो रोटेशन है
टेम्परेचर है, साइज है और उनके कितने सैटेलाइट्स उपग्रह हैं उसका नाम और संख्या, आप इसे कंफर्म कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं थर्ड पेज पर, तीसरा सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम मैंने लिखा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इन्वायरमेंट विथ ज्योग्राफी यानी पर्यावरण के साथ भूगोल का अध्ययन, जो वर्तमान परीक्षा में कोई भी अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन केवल इस सेक्शन से उठकर आ रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। इन्वायरमेंट विथ ज्योग्राफी, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील यानी ब्राजील के जंगल को, वन को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा पौधे के पत्तियों में पानी संग्रहित होता है, डिपोजिशन होता है? ठीक है, तो ब्रोमेलियस के पौधे में पौधे की पत्तियों में पानी हमारा डिपॉजिट होता, संग्रहित होता। तो इसे ये याद रखेंगे, ठीक है ना, तभी ऐसे क्वेश्चंस बन पाएंगे। माय डियर, मैं केवल बस यही याद रखना है कि मैं आइडिया डेवलप करा रहा हूं, ठीक है ना, करना आपको है। 2019 में बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे आते हैं इन्वायरमेंट विद ज्योग्राफी के साथ, ठीक है ना। इसलिए हम लोग पर्यावरण पर हुए सभी प्रकार का सम्मेलन को याद करेंगे, उसके प्लेस को, उसके उद्देश्य को याद करेंगे। और आगे हम लोग आते हैं इसी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के साथ और कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो प्रदूषणकारी पदार्थों से जो पॉल्यूटेंट्स मटेरियल है उससे होने वाला रोग को याद कर लेंगे, जैसे पारे की अधिकता से होने वाला रोग, ठीक है ना, ब्रोमीन की अधिकता से होने वाला रोग, ठीक है, मर्क्यूरी, आपका स्टैटिन के अधिकता से होने वाला रोग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हमारा प्रदूषणकारी पदार्थ है उससे होने वाले रोग को हम लोग याद रखेंगे। एक भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं करेगा। कौन से पौधे किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, इसे भी याद कर लेना है। जैसे कैक्टस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, चीड़ के पौधे किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, यहां से भी क्वेश्चन उठ जाती है, इसलिए मैं इस सेक्शन को मैं यहां मेंशन कर दिया हूं। तीसरा में, चौथा, कौन सी मछलियां किस प्रकार की जल में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में कौन कौन मछली पाई जाती है, सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी के जल में कौन कौन मछली पाई जाती है, इसको याद कर लेंगे। इस पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है। जैसे पिरान्हा मछली कहां पाई जाती है? तो ताजे जल में। तो इसे याद करना है माय डियर, खोज कर याद करना है। फिर मैं आगे आता हूं। इसी सेक्शन में हमें थर्मल प्लांट, भारत में जितने भी थर्मल प्लांट हैं किस नदी पर हैं उसको याद कर जाना है, ठीक है। सोलर प्लांट, इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा। अब एक क्वेश्चन आ चुका है किसी एग्जाम में, भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश। तो याद रखना पड़ेगा। इसी सेक्शन में आते हैं पॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन में क्वेश्चंस की कैटेगरी हमारे जनरल कंपटीशन में कहां से उठता है और उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन में जैसे मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन दिया, स्टोन लेप्रोसी से कौन सा भवन प्रभावित है, ठीक है। तो मालूम है कि आगरा का ताजमहल स्टोन लेप्रोसी नामक रोग से पीड़ित हो गया। नहीं, उसका जो संगमरमर था वो व्हाइट से क्या हो गया? पीला हो गया। किसके कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बीओडी मापन किसका करता है, किसका मेजरमेंट करता है? बीओडी मेजरमेंट किसका करता है? तो मालूम है कि जल प्रदूषण का मेजरमेंट करता है। तो इसे याद करना पड़ेगा माय डियर, तब जाकर हमारा एक एक हिस्सा कंफर्म होगा और कंट्रोल में आएगा। चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना कहां हुई थी, ठीक है। तो चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना सोवियत संघ में हुआ था, जब सारे रूस यूक्रेन सारे एक साथ जब समाहित थे तो उसको सोवियत संघ कहा जाता था। तो चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना कहां हुआ था? तो सोवियत संघ। ये भी क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ। मैं केवल एक आइडिया डेवलप कर रहा हूं और उस सेक्शन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग पेज नंबर 4।
पेज नंबर 4 में हम लोग आते हैं याद करने वाला, मेमोराइज फैक्ट्स, ठीक है ना, खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड केवल याद कर लेना है, केवल माय डियर याद कर लेना, बस ध्यान रखना है 1 सप्ताह का टारगेट है। दर्शन और उसके प्रवर्तक, ठीक है, जितने भी भारत में दर्शन हुए हैं उसके प्रवर्तक कौन कौन हैं, किस दर्शन के, उसको याद कर जाना। जैसे एक क्वेश्चन आया, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो जैमिनी थे, ठीक है। दूसरा सेक्शन आता है बौद्ध संगति, उसका स्थल, उसके शासक और अध्यक्ष, ठीक है ना, किस शासक के शासन काल के दौरान कौन सी बौद्ध संगति हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे और वो किस स्थान पर हुआ। जैसे मैं एक क्वेश्चन उठाया, प्रथम बौद्ध संगति कहां हुआ था, तो राजगिरी में, किसके शासन काल में, तो अजातशत्रु के शासन काल में, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप, ठीक है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब हम लोग 4th नंबर पेज पर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मत तथा प्रवर्तक। भारत में बहुत सारे संप्रदायों का बहुत अलग अलग मत हुआ, उसके प्रवर्तक कौन थे। जैसे द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो निम्बकाचार्य, ठीक है। तो इसे याद कर लेना है, ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जितने भी 4 मठ थे, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जितने भी 4 मठ थे, उनको हमको याद कर लेना है, कौन से मठ कहां पर स्थापित किया गया। जैसे श्रृंगेरी मठ कहां स्थापित किया गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं छठा पॉइंट पर, मुगल कालीन निर्माण और उसका स्थल। इससे भी क्वेश्चन उठ गई है, बहुत बार उठा है। एक एग्जांपल लिया, बादशाही मस्जिद का स्थापना कहां किया गया था, किस स्थल पर किया गया था, तो लाहौर में किया गया था, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट को आपको याद करना, सिखों के सभी 10 गुरु और उनके कार्य को आपको याद कर लेना, ठीक है ना। क्लियर, यहां से भी क्वेश्चन उठी है। जैसे एक एग्जांपल लिया, गुरु अंगद का मुख्य कार्य क्या था, तो गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, वायसराय के अधीन, भारत में वायसराय के शासन काल के अधीन किए गए कार्य, ठीक है। जैसे यहां से क्वेश्चन उठा कि किस वायसराय की हत्या एक अफगान यात्री के द्वारा किया गया, तो आंसर है लॉर्ड मेयो। तो इसी प्रकार से प्रत्येक वायसराय का कार्यकाल, उसके कार्यकाल के समय घटित महत्वपूर्ण घटना को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्थापित संगठन, ठीक है। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, तो भाई 1906 में, ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो महागोविंद रानाडे, ठीक है। तो माय डियर, 1 सप्ताह का ये मैं टारगेट दिया आपको, और मैं प्रत्येक सप्ताह इसी प्रकार का टारगेट दूंगा। मैं तो एक्सपर्ट हूं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का, लेकिन मैं आपके लिए और भी टीम में जो हमारे टीम में जो एक्सपर्ट लोग हैं वे लोग तैयार कर रहे हैं, और प्रत्येक सप्ताह उनसे भी आपको मुलाकात करवाऊंगा, और वो भी अपने विचार से आपको प्रकट करेंगे। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरा विद्यार्थी जिस प्रकार से 2002 से 2020 फरवरी तक भारत के जीडीपी में पदों को प्राप्त कर अपना योगदान देते रहा, वह कोरोना के कारण बंद नहीं होना चाहिए। कोरोना से हमें सावधानी बरतना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को अक्षुण्ण रखना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आज को समाप्त करता हूं, ठीक है। नमस्कार।